Hello, students. So, in the continuation of the series of transplant coordination, this is our chapter number 2. I have already uploaded the chapter number 1. So, this is very important chapter. And although we have discussed a few questions regarding to or related to this particular chapter, but this chapter is one of the most important chapter. That is the brain death as well as certification. Brain death and certification में basically होता क्या है? We'll discuss in detail. So first of all, we'll define the what does mean by brain death. Then see, brain death अगर आप बात करो ना, इसका मतलब होता है brain has died completely and permanently, but machines are keeping the body working artificially. कैसे? देखो, just imagine that this is your ventilator and patient is sleeping over there, and with the oxygen flow there are cylinders and all things, और machines लगी हुई है, ठीक है? तो इसका क्या ना, डेथ तो हो चुकी है, बट जो मशीन्स है वो आर्टिफिशियली उस इंसान की बॉडी को एज ए वर्किंग करती है. लाइक टू अंडरस्टैंड दिस, रिमेंबर दैट द ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोल ऑफ द इंटायर बॉडी, एज वी ऑल पीपल आर नो अबाउट दैट. एक्चुअली ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है, इफ आई टॉक अबाउट दिस, देन इफ इट इज लाइक ब्रीदिंग थ्रू द लंग्स, as well as if you talk about heartbeat regulations, okay, your consciousness, ओके. ऑफ कोर्स आप आपको होश होगा, आपको थोड़ा सा फील होगा लाइक यू आर थिंकिंग. रिफ्लेक्सेस, इन रिफ्लेक्सेस के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर, बट इन मोर डिटेल वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और बाकी की आपकी बॉडी टेम्परेचर भी मैटर करती है कि मरने के बाद में बोलते हैं ना कि बॉडी हैज़ बिकम कोल्ड, ठंडी पड़ गई है शरीर, और हार्मोनल चेंज और हार्मोन्स, ये सब. तो एक्चुअली ये जो अपना ब्रेन होता है, दिस कंट्रोल दीज थिंग्स. तो जब when the brain stop working forever, the person is legally and medically dead according to the India's law of Thoa, जिसके बारे में we have already discussed about this. तो कैसे होगा? देखो, होता क्या है कि जो पेशेंट है उसका जो ब्रेन डेड में, वो लीगली और मेडिकली डेड तो हो जाता है, इवन दो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस आपको नजर आएगी. वो डेड तो कोशिश कर दिया जाता है, बट इट विल लुक लाइक समथिंग. सी, उसका जो हार्ट है ना, वो स्टिल इज बीटिंग. उसका जो हार्ट, इफ यू सी, उसका हार्ट है वो बीट कर रहा होगा, दो वो लीगली वो डेड घोषित कर दिया गया है. एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो मशीन्स है ना, वो उसकी लंग्स में क्या होता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन पुश करता रहता है. मशीन इज पुशिंग ऑक्सीजन इनटू लंग्स, दैट्स व्हाई इज हार्ट में स्टिल बी बीटिंग. और उसकी चेस्ट भी ना, अगर आप देखोगे जो पर्सन की, ठीक है, ये उसका सर है, वो भी मूव करती रहती है, बिकॉज वेंटिलेटर मेक इट मूव, ऑफ कोर्स. और जो उनकी बॉडी को आप जब टच करोगे तो इट विल फील वेरी वार्म. वार्म इसलिए क्योंकि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, वो मर चुका है इंसान, दैट पर्सन पर्टिकुलरली ऑफिशियली डेड, बट बिकॉज ऑफ द flow of oxygens and fluids, the body is still feels like warm. Now actually this situation is very confusing for our family because the body still look like alive. घर वाले सोचते कि ये तो जिंदा है, बट नो, दिस इज ही इज नॉट अलाइव, ही इज मेडिकली एज वेल एज टेक्निकली और लीगली डेड. तो ब्रेन डेथ में होता क्या है, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल लॉस है ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम्स. ब्रेन स्टेम्स क्या होते हैं? ब्रेन के नीचे कुछ स्टेम्स होती हैं जो कंट्रोल करता है. तो ये ना दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता. द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड एज ए ब्रेन डेथ, ही कैन नॉट अलाइव अगेन, जिंदा हो ही नहीं सकता. तो ये कंप्लीट है और इरिवर्सिबल लॉस है. रिवर्सिबल नहीं है कि वापस आ जाए, नहीं, परमानेंटली है. और पर्सन इज लीगली डेड, ये नॉट कॉमन, नॉट वेजिटेटिव स्टेट्स. अब एक्चुअली क्या होता है ना, फैमिली होती है वो कोमा में, और दिस इज वेरी सुपरफिशियल, और ब्रेन डेथ में दे डजंट अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस. अगर मैं ब्रेन की में जो अपने कोमा और इसके बीच में डिफरेंस देखें, तो होता क्या है ना, देखो, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं. मैं यहाँ पे ले लेता हूँ brain death, and here we'll discuss about coma. अब बात करते हैं वन बाय वन.
फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन ब्रेन इसमें ब्रेन डेड में क्या होता है ना, वो डेड हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन कोमा में ब्रेन अभी भी जिंदा रहता है। ठीक है, एक्चुअली वो ही एक्टिव तो नहीं होता। कोमा में ब्रेन अलाइव रहता है लेकिन एक्टिव नहीं रहता। इन दोनों के बीच में ना क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, और मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो ऑफ एमसीक्यूज। ब्रीदिंग की बात करते हैं, क्या ब्रेन डेड में ब्रीदिंग कर पाएगा? ऑफ कोर्स नो, नॉट एट ऑल। क्या कोमा में? यस, कोमा में गया हुआ इंसान तो सांस तो लेता ही है। इफ वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्सेस, तो ऑफ कोर्स नो। और इसमें यस बट सम, सारे नहीं करते। ठीक है, जैसे गले के हाथ लगाओगे तो वो पड़ा रहेगा, उसको कोई पता नहीं। रिकवरी की बात करते तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्रेन डेड का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता, इम्पॉसिबल है भाई, पॉसिबल ही नहीं। दुनिया में कुछ भी लगा दो, अगर वंस ही इज डिक्लेयर एज ए ब्रेन डेड, मतलब जिंदा नहीं हो सकता। और इसमें तो होता ही है, कोमा से बाहर आ गया इंसान, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इफ वी टॉक अबाउट लीगल स्टेटस, तो ब्रेन डेथ का मतलब हो गया डेड हो गया, और इसका मतलब हो गया नो अलाइव, ही इज स्टिल अलाइव। और अगर हम ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो ब्रेन डेड में तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कोमा में पड़े इंसान का निकाल दिया और बेच दिया, अब बेचारा कोमा से बाहर आया, पता चला कि उसकी किडनी नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो मैंने पहले बोला था कि ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करती है, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्सेस, हार्ट रेगुलेशन। और व्हेन ब्रेन स्टॉर्म परमानेंटली, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिकवरी होने की, समझ रहे हो? तो दिस इज एक्चुअली होता क्या है ना, कोमा और ब्रेन डेड में समझो ना, तो कोमा इज लाइक कंप्यूटर स्लीप मोड। जैसे आप स्लीप मोड में कंप्यूटर को रख लोगे ना, तो उसके अंदर सिस्टम पूरा चालू रहता है, ठीक है, आपका सिस्टम। लेकिन ब्रेन डेड का मतलब होता है इसकी जो मदरबोर्ड होती है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना, वो जला देना, वो नो मैटर व्हाट यू डू इट विल नेवर स्टार्ट अगेन, ऑफ कोर्स। तो बात करते हैं कि व्हाई ब्रेन डेड इज लीगल डेथ इन इंडिया। अगर हम बात करें ना इसको, तो ये लीगल डेथ क्यों मानी जाती है? मैंने ऑलरेडी बताया था कि इन इंडिया द लॉ रिकॉग्नाइज द ब्रेन डेथ एज अ डेथ according to the law of 1994 थोवा एक्ट। दिस इज थोवा एक्ट, नॉट थोटा, बिकॉज इन थोटा तो ये क्या ना अमेंडमेंट होके हो गई थी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिक्स। वाई? बिकॉज व्हेन द ब्रेन इज डेड फॉर एवर ना, द पर्सन इज डेड, मतलब इंसान खत्म हो गया तो ब्रेन फॉर एवर। उसमें एक्चुअली जो मशीन्स लगाई जाती है वो क्या करती है, दे जस्ट प्रिजर्व द ऑर्गन्स। इसका मतलब ये नहीं वो प्रिजर्व द ऑर्गन्स, वो सिर्फ ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखिए ताकि उसका डोनेशन हो सके, not keeping the life. Remember this thing, this is very important. Actually machines which supports during the brain dead, they are only working for preserving the organs, not keeping the life. So after brain death क्या होता है ना कि एक डेथ सर्टिफिकेशन इशू हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेशन आपको इशू हो जाएगा कि हाँ आपके पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है, ही इज अंडर द ब्रेन डेथ। और ऑफ कोर्स तो मशीन कैन बी यूज्ड ओनली इफ द फैमिली एग्री ऑफ ऑर्गन डोनेशंस। और वो मशीन कब लगाई जाती है? वो तभी लगाई जाती है जब फैमिली एग्री हो जाए कि हाँ हम इसके ना जो ब्रेन डेथ घोषित होने के बाद में, अनाउंस करने के बाद में, अगर फैमिली एग्री हो जाए कि वी आर रेडी टू डोनेट हिज ऑर्गन्स, तब जाके वो मशीन सपोर्ट यूज करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं मरे हुए इंसान के अंदर, ताकि वो जो उसके हार्ट ये सब है ना ये वर्क करते रहे। हालांकि उसका ब्रेन तो वर्क नहीं कर रहा, वो खत्म हो चुका है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि डॉक्टर कैसे मतलब कंफर्म करते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई कि नहीं हुई। तो जो डॉक्टर है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करते हैं बेसिकली। और ये ना 3 स्टेप्स में होती है। पहले होती है, हम क्या करेंगे, पहले में वी विल चेक प्री रिक्विजिट थिंग्स। प्री रिक्विजिट बिफोर टेस्टिंग्स क्या क्या होती है, देखो। जब भी टेस्टिंग होती है ना, कि जैसे मान लो कि एक पेशेंट आया और उसकी क्या हुई कि कार से एक्सीडेंट हो गई। जैसे एक्सीडेंट हो गई, हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, और डॉक्टर को पता करना है कि मर चुका है या जिंदा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, डॉक्टर ये इंश्योर करेगा पहली चीज कि क्या इसकी बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर। ये सीधे सीधे एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके। रिमेंबर वन थिंग, मैं तभी लिखवा रहा हूँ, जो चीज लिखवाऊंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सीधे सीधे एमसीक्यूज आएंगे। दूसरी ये चेक करेंगे क्या इसके जो ब्रेन को है कोई ड्रग्स तो इफेक्ट नहीं कर रहा। बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
देन हम देखेंगे कि उसका जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। द फोर्थ थिंग इज मेटाबॉलिक इशू, क्या कोई मेटाबॉलिक इशू है या नहीं है। तो दीज थिंग्स आर प्री रिक्वाइज्ड। तो इसमें क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ब्रेन अफेक्ट्स कर रहा है कि ब्लड प्रेशर, तो आपको ये समझ आने लग गया है। एक तो बॉडी टेम्परेचर मैटर करता है, ब्रेन इफेक्ट्स, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक इश्यूज। सो दीज आर प्री रिक्विजाइट थिंग्स डॉक्टर विल डू। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो लो, अब ये क्यों होता है, जो लो टेम्परेचर होता है ना, या फिर ड्रग्स है, वो क्या कर सकता है, वो कैन मेक द ब्रेन लुक डेड इवन व्हेन इट इज नॉट। कभी क्या होता है कि बहुत टेम्परेचर कम हो गया, मतलब मान लो बॉडी एकदम कोल्ड हो गई और उसकी बॉडी में कुछ ड्रग्स हैं, तो हो सकता है कि वो खत्म नहीं हुआ, वो ब्रेन डेड नहीं है, लेकिन वो ऐसे लगेगा कि वो ब्रेन डेड है, तो डॉक्टर उसको ब्रेन डेड घोषित कर देंगे, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमसीक्यू सबसे पहले तो यहाँ से बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मैं 5 स्टार डालूंगा, ये सीधा क्वेश्चन आएगा क्या क्या चेक किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will check whether the core body temperature is beyond the 36 degree or not। देखो, इफ बॉडी इज कोल्ड, मतलब मान लो कि वो वेंटिलेटर पे पड़ा है और डॉक्टर चेक कर रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसकी बॉडी इज कोल्ड, ये कोल्ड की जो कंडीशन होती है ना, तो एमसीक्यू में आपको सीधा मिलेगा हाइपोथर्मिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो होता क्या है ना कि जो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, वो टेम्परेरीली चले जाते हैं। मतलब मान लो उसका गला, क्या क्या है ना कि गले के हाथ लगा के देखे, या उसकी आईज में ना बीम डाल के देखे ऑफ लाइट, तो वो प्रोफाइल्स होंगे ना, दे वॉन्ट रिएक्ट। सो टेम्परेचर मस्ट बी वार्म। टेम्परेचर हमेशा कितना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन होगी कि बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 36 डिग्री। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि कोई आदमी है ना, वो कोल्ड वाटर में गिर जाए, तो वो ना कोल्ड जम जाएगा इंसान, तो वो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मछलियां को देखा है ना, मछलियां क्या है ना, सर्दी के टाइम में वो जम जाती है, बट स्टिल दे आर लाइव, जिंदा रहती है, तो वो रिकवर कर सकते हैं। सो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेडेटिव ड्रग्स और मसल्स रिलैक्सेंट। सेडेटिव्स क्या होती है ना, ऐसी मेडिसिन होती है दैट मेक्स ब्रेन स्लीपी। होता क्या है ना कि मान लो आपने सेडेटिव, मैंने आपको सेडेटिव ड्रग्स ड्रग्स दे दिया, तो आपके जो ब्रेन है ना, वो स्लीपी हो जाएगा, स्लीपी कंडीशन में चला जाएगा और इतना सो जाएगा कि आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। इसमें क्या क्या हो सकता है, मान लो एनेस्थेसिया दे दिया किसी ने, स्लीपिंग पिल्स दे दी आपने, या फिर आईसीयू में जो सेडेशन यूज करते हैं, वो हम आते आ गया और आते ही उसको एनेस्थेसिया चढ़ा दिया, तो वो ऐसे नजर आएगा यार ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये तो खत्म हो चुका होगा। तो डॉक्टर विल वेट फॉर द ड्रग्स टू लीव द बॉडी, कि चेक करेंगे, अगर बॉडी में ड्रग्स दिया गया हो तो डॉक्टर विल वेट फॉर दैट। अदरवाइज द पेशेंट माइट लुक ब्रेन डेड बट इज ओनली अंडर ड्रग्स इफेक्ट, ऑफ कोर्स नो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सो सबसे पहले तो आपको ना एक टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखना है। व्हाट इज एमएपी? एमएपी इज नथिंग, दैट इज योर मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये होता क्या है ना, बेसिकली मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, अगर इसको सिंपल मीनिंग में समझना चाहते हो, तो ये एक एवरेज प्रेशर होता है दैट पुशेस ब्लड टू द ऑर्गन्स। समझ रहे हो ना, कि इतना प्रेशर ऑफ द ब्लड जो कि ऑर्गन्स तक अपने ब्लड को पहुंचा रहा है। ठीक है, तो मैप का मतलब होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर, इट मीन्स द एवरेज प्रेशर दैट पुशेस ब्लड टू द ऑर्गन्स। अगर ब्लड का जो प्रेशर ही बहुत कम है, ठीक है, तो उसके ब्रेन तक वो ब्लड ही नहीं जाएगा और हम उसको टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे वेदर द ब्रेन डेड हैज हैपेंड और नॉट। तो हम उस टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेन जो प्रेशर है ना, वो एक एग्जैक्ट उसमें होने चाहिए और रेंज में होना चाहिए, और वो दैट शुड बी नॉर्मल, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो टेस्ट करेक्टली नहीं बताएगा। सो डॉक्टर क्या करते हैं, वो दे स्टेबलाइज बीपी फर्स्ट, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करते हैं, एंड दैट रेंज बिटवीन 65 to 99 mmHg। Hg इज हियर इज मर्करी लिमिटर। तो ये आपको रेंज याद रखनी। टेम्परेचर आपका 36 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और मैप आपके 65 to 90
डिग्रीज के mm/Hg के बीच में वेरी करना चाहिए। कुछ क्लिनिकल टेस्ट भी है। क्लिनिकल टेस्ट के बाद बताऊं तो वो चेक करते हैं डॉक्टर्स, क्या चेक करते हैं, ब्रेन स्टेम्स रिफ्लेक्स, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स। तो इस ये ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स होता क्या है, तो सबसे पहले तुम ब्रेन स्टेम को समझो। ब्रेन स्टेम होती क्या है, ये अपने जो ब्रेन होता है ना, मान लो ऐसे, उसका ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है आपकी ब्रीदिंग, रिफ्लेक्सेस, स्वेलिंग, आई मूवमेंट्स। अगर ब्रेन स्टेम डेड हो गया तो इसका मतलब हो गया ब्रेन डेथ इज कंफर्म। और इसके 6 मेन रिफ्लेक्सेस होते हैं, किसके, ब्रेन डेथ। तो ये याद रखने, 6 मेन रिफ्लेक्सेस, एंड विल टॉक अबाउट वन बाय वन इन वेरी डेप्थ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है कि मान लो कि ये आपकी आईज है, ठीक है, दिस इज योर आईज और दिस इज योर टॉर्च, ठीक। और टॉर्च से इसमें ना रोशनी डाली जाती है, इसकी आईज में बीम्स डाली जाती है। एंड देन नॉर्मल पर्सन की क्या होती है, जो पिपल्स होते हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, ऐसे मतलब आंखें चाइनीज जैसी हो जाती है। जैसे आपकी आंखों में लाइट डालूंगा तो एकदम से आपके सिकुड़ जाएगी पिपलरीज। लेकिन ब्रेन डेथ में क्या होगी, ये आंखें खुली की खुली रहेगी। तो ब्रेन डेथ में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, बिकॉज ब्रेन स्टेम्स कंट्रोल करती है, ब्रेन स्टेम्स ही नहीं है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो पहली ये होती है पिपिलरी रिफ्लेक्सेस। नाउ द सेकंड टेस्ट जो होती है ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस के, वो होती है कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस। कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, लाइक डॉक्टर क्या करेगा, अपनी अंगुली से इस आपकी आंखों को टच करके देखेगा, आपकी जो आंखों की जो पिपल्स है ना उसको टच करके देखेगा, आई सरफेस को, विथ कॉटन। तो नॉर्मल इंसान की आंखें क्या होता है कि ब्लिंक कर जाएगी, लेकिन ब्रेन डेथ में ये ब्लिंक नहीं करेगी। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस में क्या होती है, कोई ब्लिंक नहीं करता। नाउ विल टॉक अबाउट गेग और कफ रिफ्लेक्स। गेग का मतलब मान लो कफी बोलते हैं उसको, है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, जो डॉक्टर होता है, मान लो कि दिस इज द पर्सन, ठीक है, और ये उसका मुंह है, एंड दैट इज थ्रोट। थ्रोट के पीछे यहाँ पे ना वो टच करके देखेगा, तो क्या होगा कि इंसान ना कफ करेगा या गैग करेगा। लेकिन ब्रेन डेथ में क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मतलब अगर आप जोर से दबाओगे ना तो आप या तो कफ खांसी खासोगे, समझ रहे हो ना। बट इवन दो डॉक्टर इज टचिंग हिज फिंगर ऑन योर थ्रोट, तो भी आप गैग नहीं कर रहे। तो ये रिफ्लेक्स भी आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कफ रिफ्लेक्स में क्या होता है, सक्शन ट्यूब होती है ना, वो एयरवेज के द्वारा डाली जाती है। और अगर नॉर्मल वे में क्या होती है, कफ करोगे और ब्रेन डेथ में नहीं करोगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना ना, गेग में तो टच करेंगे और कफ में क्या होगा, जो सक्शन ट्यूब होती है, ठीक है, वो इंसर्ट की जाती है थ्रू द एयरवेज। तो जैसे ही ट्यूब को अंदर डालेंगे ना आपके गले के अंदर, थ्रोट के अंदर, तो वो कफ करेगी। ब्रेन डेड में तो ऑफकोर्स कोई कफ नहीं करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो है एक्यूलोसेफलिक रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है, एक्यूलोसेफलिक को समझो, इसको ना डोल्स आइज भी बोल जाते हैं, डोल्स आइज। डोल्स आइज का मतलब मैं समझो, अगर बचपन में आपने ना डोल्स देखी होगी और उसकी आंखें देखी होगी, तो उसकी आंखों में क्या देखा होगा, उसके अंदर ना एक ये ब्लैक ब्लैक उसके जो कॉर्नियाज ये है ना, जब वो इधर लेटती है ना तो उसकी आंखें इस तरफ चली जाती है, जब वो इस तरफ लेटती है उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। आपने देखा होगा ना उसकी आंखों, उसको डोल्स की आंखों, उसको आंखों को। तो नॉर्मली बेसिकली क्या होती है कि जब डॉक्टर सोए हुए पेशेंट्स को उसका हेड, उसके साइड वे हेड साइडवेज करती है ना, डॉक्टर टर्न्स हेड साइडवेज, तो उसकी आईज है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। बट ब्रेन डेथ में उसकी आंखें फिक्स रहती है, लाइक ए डॉल, एकदम फिक्स रहेगी कि चाहे आप उसको किसी इधर इधर पटको या उधर पटको, आंखें फिक्स रहेगी। तो उसको बोलते हैं ऑक्यूलोसेफ्लिक। ऑक्यूलो से आपको पता चलना चाहिए आंखों से रिलेटेड है। नाउ एक होता है ऑक्यूलो वेस्टिबुलर्स। ऑक्यूलो वेस्टिबुलर्स में क्या होता है कि मान लो कि ये कान है, इस कान में क्या जाता है कि ग्रेजुअली वाटर इज पोर्ड, कोल्ड वाटर को इसकी आंखों में स्लोली स्लोली डाला जाता है। तो जिस मान लो कि जैसे मैंने, ये इसकी आंखें,
अब मैं इस कान से अगर पानी डाल रहा हूँ ना, तो इसकी आंखों का जो मूवमेंट है ना इस तरफ हो जाएगा। अगर मैं इसकी इस डायरेक्शन में डाल रखा हूँ, तो इसकी आंखों का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ऑफ कोर्स अगर ब्रेन स्टेम डेथ है तो कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होगा, और उसके अलावा कोई भी मोटर रेस्पॉन्स नहीं आएगा फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं? प्यूपिलरी, ओकुलोसेफलिक, ओकुलोवेस्टिबुलर, गैग एंड कफ, कॉर्नल रिफ्लेक्सेस। तो एक होती है ना स्पाइनल रिफ्लेक्स भी होता है। इस स्पाइनल रिफ्लेक्स का भी हो सकता है, आपके आ सकता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात करूं, इट में आल्सो बी प्रेजेंट। जैसे आपके पैर क्या होते हैं ना, ब्रेन डेड होने के बाद में भी मूव कर सकते हैं, और हैंड भी ट्विस्ट हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट द ब्रेन। ऑफ कोर्स उसको ब्रेन की जरूरत जो, सो मूवमेंट ऑफ योर लिम्स डजंट मीन दैट योर ब्रेन इज अलाइव। सो एक्चुअली क्या होता है ना, फैमिली गेट्स कंफ्यूज्ड हियर कि ट्रांसपेरेंट कोऑर्डिनेट, हम जो कोऑर्डिनेटर वो हमें झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि इसकी जो डॉक्टर्स ने तो इसको ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके पैर हाथ पैर तो उसकी हैंड ट्विस्ट हो रहे हैं, लेग मूवमेंट कर रहे हैं, दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली। नाउ एक और होता है एपनिया टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एपनिया टेस्ट में क्या होता है एक्चुअली, जब रिफ्लेक्सेस का टेस्ट हो जाएगा ना, तो सबसे फाइनल टेस्ट होगा एपनिया टेस्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज द एक्चुअली फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। उसका अगर हम पर्पस की बात करें तो इट एक्चुअली चेक इफ ब्रेन कैन स्टार्ट ब्रीदिंग व्हेन CO2 इंक्रीजेस। वो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये समझो ना कि नॉर्मली ब्रीदिंग कैसी होती है, हाउ डज ब्रीदिंग नॉर्मली वर्क्स। सबसे पहले ये समझो, उसके बाद में हम बात करते हैं। एक्चुअली क्या होती है, हमारी बॉडी है ना वो CO2 प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जब हमारा जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है वो हाई CO2 को सेंस करता है, हाई CO2 को सेंस करता है। फिर उसके बाद में ये जो ब्रेन है ये ऑर्डर करेगा किसको, लंग्स को, और जो लंग्स है उसको ये ऑर्डर करेगा कि प्लीज ब्रीथ फास्ट। हम नहीं करते क्या कि जब दौड़ लगाते हैं ना, तो हम जोर जोर से ब्रीथ, हमारी जो हार्ट बीट है ब्रीथिंग फास्ट होने लग जाती है। तो जो बॉडी हमारे बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, उसको ब्रेन काफी हाई सेंस में यूज करता है, और उसके बाद में वो लंग्स को फास्टर ब्रीथ करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर ब्रेन डेथ हो गया तो ऑफकोर्स जो ब्रेन है वो CO2 को सेंस नहीं कर पाएगा, सो कोई भी ब्रीदिंग एफर्ट्स होगा ही नहीं। समझ रहे हो? मान लो कि हमारे घर के अंदर एक अलार्म किचन है, और किचन के अंदर ये एक स्मोक राइज का है। जैसे स्मोक राइज करेगी तो अलार्म रिंग करेगी, एंड यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू इट। तो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर CO2 राइज करेगा, इट इज लाइक स्मोक, तो अलार्म रिंग कर देना चाहिए। लेकिन ब्रेन स्टेम में क्या हो जाता है, अलार्म कभी रिंग नहीं करती है, तो वो बॉडी के अंदर कुछ होता ही नहीं। अब ये अपने टेस्ट होता कैसे, अब देखो, मान लो ये पेशेंट पड़ा है, आपने रिफ्लेक्स वाली जो टेस्ट है वो कर लिया, एपनिया टेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सिलेंडर है, सबसे पहले तो इसकी बॉडी को ऑक्सीजन दी जाती है। अब इसके जो वेंटिलेटर है ना, या तो उसको कम कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, या कंप्लीटली, या फिर ग्रेजुअली लोअर कर दिया जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन गिवन किया जाता है ना, उसके बाद इसको रिमूव कर लिया जाता है, धीरे धीरे कम किया जाता है ऑक्सीजन को। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 राइज करेगा ग्रेजुअली। तो जैसे ही CO2 अपनी ब्लड के अंदर राइज करेगा, तो डॉक्टर क्या क्या देखेगा, क्या चेस्ट मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या चेस्ट मूवमेंट हो रहा है कि नहीं है, या एब्डोमिनल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई भी अटेम्प्ट है ब्रीथ लेने का। मान लो कि आप सो रहे हो, और मैं आपका कोरोना का एग्जाम्पल समझ लो, एक कोविड का पेशेंट आया और उसके ऑक्सीजन लगाओ, मैंने उसके ऑक्सीजन को ही हटा दिया, तो वो ऐसे जोर जोर से हाँफने लग जाएगा। इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू, और ही इज अटेम्प्टिंग टू ब्रीथ। अगर CO2 की जो वैल्यू है वो 20 mm Hg से अबव राइज कर जाती है,
और कोई भी ब्रीदिंग नहीं है, तो इसका मतलब है जो अपनी टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ही इज ब्रेन डेड। समझ रहे हो? दिस टेस्ट इज डन ओनली व्हेन पेशेंट इज स्टेबल सो इट इज सेफ। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर समराइज करूं, इसमें क्या करते हैं हम, चेक इफ पेशेंट कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन, ऑक्सीजन धीरे धीरे, वेंटिलेटर्स जो सपोर्ट है या तो हटा दिया जाता है या रिड्यूस कर दिया जाता है, एंड वी अलाउ टू CO2 टू राइज। अगर कोई भी ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं हो रहा है, चाहे CO2 20 mm से ऊपर भी चला जाए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट है, ये बता सकता है कन्फर्म रेस्पिरेटरी सेंटर इज डेड। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देर इज टाइम गैप एंड रेपिटेशन। देखो एडल्ट्स में क्या होता है कि इस टेस्ट आर डन ट्वाइस। जो एपनिया टेस्ट होता है इसको 2 बार किया जाता है, और इसके बीच में एक मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए, और वो एक प्रोटोकॉल द्वारा बताया जाता है। क्यों रिपीट किया जाता है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक ना हो हमसे, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेन डेथ कैन नॉट बी मिस डायग्नोस्ड, क्योंकि ब्रेन डेथ ही मिस डायग्नोस्ड हो गए तो किसी भी इंसान को चला सकते हो आप, तो ब्रेन डेथ घोषित कर दिया, उन्होंने उनकी फैमिली के ऑर्गन्स निकाल के भेज दिया याद से। तो जो ऑथराइज सीनियर डॉक्टर है ना वही परफॉर्म करता है। समझ रहे हो? तो ये 2 से 3 बार करते हैं। तो ये कितनी बार हो सकते हैं, 2 टेस्ट हो सकते हैं, मिनिमम गैप एज ए प्रोटोकॉल, और जो पैनल डॉक्टर है वो फॉर्म 8 में लिख देगा कि ब्रेन डेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु सर्टिफाइड ब्रेन डेथ, ऑफकोर्स अंडर थोआ एक्ट। ठीक है, तो किस किस की सिग्नेचर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हो, आप डिसाइड करोगे। सबसे पहले जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, तो वो ट्रीटिंग डॉक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ICU स्पेशलिस्ट है ऑफकोर्स वहाँ पे होगा, क्योंकि उसको पता है कि वेंटिलेटर कब हटाना है, क्या नहीं करना है अपने टेस्ट में। एक न्यूरोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि ब्रेन डेथ है तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन होना ही होना चाहिए। और एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर अपॉइंटेड बाय स्टेट ऑथोरिटी। तो कितने डॉक्टर्स होते हैं, 4 डॉक्टर्स होते हैं, या 4 लोगों का पैनल होता है, सर्टिफाइड पैनल ऑफ डॉक्टर्स फॉर ब्रेन टू डिक्लेयरिंग द ब्रेन डेथ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर। मैंने एक्चुअली क्या है, आई टोल्ड यू अबाउट 2 डॉक्टर्स MCQ एंड दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि तब तक वो अमेंड नहीं हुआ था, इसी साल 2024 में अमेंड हुआ था, लास्ट ईयर। सो इसका आंसर होगा 4। क्यों होता है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल एरर ना हो, कोई बाइसनेस ना रखी जाए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स एंड प्रोटेक्शन फॉर फैमिलीज ट्रस्ट, दैट मैटर्स। अगर ब्रेन डेथ की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि जो फॉर्म 8 होता है उसमें कंसुलेशन होता है, ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन होता है। फॉर्म 5 में दोबारा से मैं आपको रिपीटेशन करवा देता हूँ, फैमिली कंसेंट होता है। अगर 6 की बात करूँ तो डोनर की जो आइडेंटिटी होती है, और पुलिस भी अगर NOC प्रोवाइड करवा दे इफ देर इज MLC, और ऑटोप्सी क्लियरेंस भी चाहिए हमें ऑफकोर्स। ठीक है, और जो जो नोटो डाटा रिपोर्टिंग है वो भी। सो डॉक्यूमेंटेशन इज द बेसिकली बैकबोन ऑफ लीगल डोनेशंस। तो देखो होता क्या है कि वाई ब्रेन डेथ मैटर्स इन ऑर्गन डोनेशंस, ब्रेन डेथ अलाउ मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशन बिकॉज होता क्या है ना, ब्लड सर्कुलेशन इज मेंटेन एंड ऑर्गन्स आर हेल्दी एंड ऑक्सीजनेटेड। तो डोनर क्या क्या कर सकता है, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स एज वेल एज प्लस टिश्यूज, जैसे कॉर्निया हो गया, स्किन हो गया, वॉल्स हो गए, बोन्स हो गई। तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि वन ब्रेन डेड डोनर क्या है ना, अप टू 8 लाइव्स। ठीक है, तो कुछ फैमिली ना कंफ्यूज हो सकती है ब्रेन डेथ विद लाइफ, जैसे चेस्ट मूवमेंट मूव हो गया वेंटिलेटर, तो आपको क्या बताना है, वेंटिलेटर की वजह से हार्ट बीट हो रहा है, तो ऑफकोर्स वेंटिलेटर ऑक्सीजन की वजह से। एंड वार्म स्किन होके रखी है, तो मतलब उसके बॉडी में एयर फ्लूइड्स जा रही है। यूरिन आउटपुट भी होता है ना, तो किडनी से स्टिल वर्किंग, क्योंकि किडनी काम करती रहती है। और BP रीडिंग भी देख सकते हैं कि मेडिसिन की वजह। सो फैमिली थिंक ही इज ब्रीदिंग, सो व्हेन, तो इसका मतलब जिंदा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में ऑफकोर्स काफ़ी चैलेंजेस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लोग ब्रेन डेथ को कोमा से कंपेयर करते हैं, और मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड सिग्नेटरीज के बारे में बता दिया, ट्रीटिंग डॉक्टर्स, ICU स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑथराइज इंडिपेंडेंट डॉक्टर, ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर है। और जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है ब्रेन डेथ में क्या क्या करेगा, सबसे पहले प्री रिक्वाइजाइट करता है ना वो, मैंने बताया था, प्री रिक्विजाइट
टेस्ट, क्या उसका ब्लड वार्म है कि नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं, वो 65 से 90 mmHg के जो बीच में ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, तो ये चीज़ें। उसके अलावा जो भी टेस्टिंग पैनल उसको अरेंज करना, जो मॉनिटर वाइटल्स है उनको मेंटेन डोनर स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, और उसके बाद ओटी जो भी ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड लॉजिस्टिक्स जो भी होगी वो। उसके अलावा लीगल के बारे में भी हम लास्ट में पढ़ लिए थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करता है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले मैं आपका दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। टेम्परेचर है वो आपको 36 डिग्री से अबव होनी चाहिए। मैप का जो लेवल है इट मस्ट वेरी बिटवीन 65 टू 90 mmHg, एंड जो PCA2 है दैट शुड, जैसे ही वो 20 पर एच से बढ़ जाएगा तो वो अपने टेस्ट में हो जाएगा। और रिफ्लेक्सेस बेसिकली 6 होते हैं मेजर 2, और फॉर्म 8 में सर्टिफिकेशन होता है, तो ये याद रखना है। और इनसे 100%, 110% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो दिस इज व्हाट योर सेकंड चैप्टर, ब्रेन डेथ एंड सर्टिफिकेशन, दिस इज कंप्लीट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, और जितना हो सके कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से और लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा। नहीं करोगे तो ऑफकोर्स मुझे लगेगा कोई नहीं देख रहा, तो मैं क्यों बनाऊंगा भाई वीडियो।